गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद केपी सर। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आप देख चुके हैं कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। टिक से डायपर एक वर्ड था जो कि पूरी प्रोनाउन के जो नाम है उनको एक्सप्रेस कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो किया था आर का क्यू। आर के क्यू में आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ चुके थे। ठीक है, उसमें क्या था, ईच अदर और वन एंड अदर, और आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ चुके थे। ठीक है, जैसे कहाँ लगाना है, कपिल शर्मा शो भी मैंने आपको समझाया था। कपिल शर्मा शो क्या होता है, एक मोटिवेशन जो वो थी लाइन वो भी सुनाई थी मैंने आपको, कहाँ कहाँ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। तो जो थर्ड वाला था ना आर, वो था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें मैंने आपको केवल डिफरेंस बताया था, उसके यूजेस नहीं पढ़ाए। तो आज आप पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और एक एक वर्ड बहुत डीप ले जाऊंगा आपको, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है पता है क्या है, जैसे आपका हु हुआ, ठीक है, विच हुआ, हुम हुआ, दैट हुआ, हुज हुआ, ठीक है, वैन हुआ, और आपके वेयर हुआ। इनकी जन्म कुंडली बताने वाला हूं बेटा, एकदम इन्स एंड आउट, अच्छे तरीके से आपको कोई हिला ना सके। ठीक है, वेदर इट इज आस्किंग इन हिंदी और इंग्लिश, चाहे वो हिंदी में पूछ ले चाहे वो अंग्रेजी में पूछ ले, आपको फुल एंड नॉलेज होगी। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल चुका है। तो पढ़ते हैं, पहला एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक यूज। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु के बारे में डीप नॉलेज करा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं क्या होता है ये। जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु की बात करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है जो। क्या होता है, जो। ठीक है, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करता है। इसी को हम, जो पूरा सेंटेंस अंडरलाइन होता है वो वाला, उसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, और इसको हम रिलेटिव कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है, यह सब्जेक्ट की तलाश करता है सर, और इसका यूज लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होता है। अगर होता है तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी। क्लियर, समझ में आया। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा भाई, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको क्या क्या कहते हैं। तो इसका यूज लिविंग के लिए होता है, तो सबसे पहले आएगा व्यक्ति यानी कि पर्सन, प्लस हु। हु का मीनिंग होता है जो, ब्रैकेट में ये कर्ता की तलाश करता है यानी कि सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर प्लस V1 या V2, तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया हु का। ठीक है, जैसे एक और बात, हु से पहले जो नाउन आती है ना उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट नाउन। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट नाउन, पूर्व संज्ञा। ठीक है, उसके पहले हमेशा आर्टिकल कौन सा लगाना, ये चीज ध्यान रखना, एरर में आ जाता है। आर्टिकल दा ठोकना है वहां पर। ठीक है, अगर एरर आर्टिकल भी दे देता है वो पेपर में, आर्टिकल की एरर भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, दिस इज द बॉय डैश हैज डन दिस वर्क। तो वो ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन हु, बी ऑप्शन होम, सी ऑप्शन विच, और डी ऑप्शन दैट। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या है भाई, कैसे लगाते हैं आप राइट आंसर, कैसे लगाते हैं, यहां पर आप विच और दैट को हटा दीजिए, क्योंकि दोनों का यूज किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है, और यहां पर लिविंग के लिए बचते हैं फिर दो ऑप्शन हु और हुम। तो हुम का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, जबकि उसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, और जो हु का प्रयोग होता है वो होता है किसके लिए, लिविंग के लिए, जो कि सब्जेक्ट की तलाश करता है। तो देखो आगे है हैज डन दिस वर्क, तो यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल आंसर होगा आपका हु। समझ में आया ना क्वेश्चन। बेटा मैं आपको इसको दोबारा समझा देता हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला दिस इज द मैन या ही इज द मैन, एक सेंटेंस ये हो गया, और मैंने बोला ही हैज डन दिस वर्क, तो दो सेंटेंस हो गए। दोनों को जोड़ना है, तो जो मैन है वो लिविंग है, और उससे पहले जो आर्टिकल लगा है ना वो है डेफिनेट आर्टिकल दा। ठीक है, और दा ही यूज होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल।
क्योंकि हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं इसमें जिसको मैं जानता हूँ, यानी कि वक्ता उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसको वह जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिविंग के लिए किसका यूज होता है, हु का। तो इसकी कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत कम स्टूडेंट अवेयर हैं उस चीज़ से। तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो CGL टायर 2 में आए हैं, ठीक है, और आपके CDS वगैरह में आए हैं हु से। तो देखते हैं उनको। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ही इज द बॉय डैश आई थिंक हैज डन अ वंडरफुल जॉब। ऑप्शन है क्या, हु, दूसरा है whom, तीसरा है which, चौथा है that। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। which और that नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं, तो हटा दीजिए दोनों को। अब बचा क्या, whom और who। तो यहाँ पर कंडीशन हुई कॉन्ट्राडिक्ट। अब यहाँ पर बहुत बच्चों का आंसर होगा ना वो whom होगा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब दे रखी है। लेकिन यहाँ पर आंसर होता है गलत। यहाँ पे आंसर होगा एग्जैक्ट क्या होगा, हु होगा। क्या होगा, हु। क्यों होगा, मान लीजिए जो मैंने सेंटेंस बोला है कि ही इज द बॉय डैश आई थिंक हैज डन अ वंडरफुल जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक को आप हाइड करके देखो तो सेंटेंस बन रहा होगा कि ही इज द बॉय डैश हैज डन अ वंडरफुल जॉब, ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आई थिंक लगाने से केवल सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जटिल कर दिया गया है, कंफ्यूज करना चाहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा हर एक सेंटेंस में नहीं होता। ये कुछ 5 वर्ब होती हैं, केवल उनके साथ ही हम सब्जेक्ट ले सकते हैं कोई भी, और फिर उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज क्या लगता है, हु लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा हु। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है समझ लो, कि पहले हु आएगा, यानी कि हु से पहले लिविंग नाउन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हु, और हु के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब कौन कौन सी होंगी, पहली होगी से, दूसरी क्या होगी थिंक, एज्यूम, कंसीडर और नो प्लस वर्ब। मतलब ये स्ट्रक्चर होता है। दोबारा समझ लो कि लिविंग नाउन प्लस हु प्लस सब्जेक्ट प्लस से, एज्यूम, थिंक, कंसीडर, नो प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है। तो उसकी हिंदी बता दूं, वह लड़का है जो मैं सोचता हूँ कि एक वंडरफुल जॉब कर चुका है। जैसे मैं आपको हिंदी बताता हूँ, वह डॉक्टर है जो वे कहते हैं कि इस शहर में फेमस है। तो उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे कि ही इज़ द डॉक्टर, वह डॉक्टर है, हु जो, ठीक है, वे कहते हैं, दे से इज़ अ वेरी फेमस इन द सिटी, मतलब बहुत फेमस है सिटी में। समझ में आया। और ले लो कि वह एक नर्स है जो मैं मानता हूँ बहुत चालाक है उस हॉस्पिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सी इज़ द नर्स, ठीक है, सी इज़ द नर्स हु दे कंसीडर या आई कंसीडर, ठीक है, वे मानते हैं मैं मानता हूँ, इज़ अ क्लेवर इन दिस हॉस्पिटल, इज़ अ क्लेवर गर्ल कह सकते हैं आप, ठीक है, नाउन लेना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं इज़ क्लेवर इन दिस हॉस्पिटल। क्लियर हुआ ना। और एरर में कैसे देगा ये आपको क्वेश्चन, एरर में इस तरीके से देगा, कहेगा कि ही इज़ अ स्टूडेंट हु आई एज्यूम हैज़ वॉन द मैच। इसमें पार्ट कर देगा, ही इज़ अ स्टूडेंट ए पार्ट कर देगा, और हु आई थिंक बी पार्ट कर देगा, हैज़ वॉन द मैच सी पार्ट कर देगा, और डी नो एरर। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिविंग नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल कौन सा लगता है, द। तो आपको कंडीशन समझ में आई होगी आई थिंक अच्छे तरीके से। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, है ना। ये तो समझ में आ गई। जैसे क्वेश्चन आया ऑल द बॉयज, ठीक है, डैश आर प्लेइंग आर फ्रॉम माई विलेज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऑल द बॉयज डैश आर प्लेइंग आर फ्रॉम माई विलेज। ऑप्शन है आपके हुज, दूसरा है हुम, तीसरा है हु, चौथा है आपका दैट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो वहाँ लिविंग आया है, क्या आया है, लिविंग, उसके बाद में वर्ब आई है। तो यहाँ पर हुम तो आने नहीं है,
और हुज दो नाउनों के बीच में रिलेशन बताता है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस में नाउन है वो एक ही है, बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर हुम भी खत्म होता है, यानी कि हुज भी खत्म होता है, हुम भी खत्म। ठीक है, अब दैट और हु दोनों बचे, यहाँ पर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर हु भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो। कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ऑल प्लस द प्लस लिविंग नाउन कैसे होनी चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लस हु ऑब्लिक दैट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और यू कैन से अदर वर्ड। ये एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हु की कंडीशन हुई, समझ में आ रहा ना? एक और कंडीशन होती है कि एक वाक्य सुनते आ रहे हैं हम बचपन से कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो ये बनाते, मैंने एक विद्यार्थी से पूछा तो उन्होंने ऐसे बनाया कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। बनाया तो उन्होंने अपने सेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पर हु से पहले आया दोज। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये ऐसी कंडीशन आती है, इनसे पहले प्रोनाउन आता है, यानी कि ठीक है प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन में केवल दोज ही आता है। क्या आता है? दोज। दे का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, देम का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, दीस का प्रयोग नहीं होगा, तो दोज का ही प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे तरीके से? बेटा आप हु समझ चुके हैं, तो आइए समझते हैं क्या होम का प्रयोग क्या होता है, यानी कि होम को इन्स एंड आउट जानेंगे हु की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर होम को डीपली लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हु का जो मीनिंग होता है रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में, वो होता है क्या? जो या जिसे। ठीक है, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करता है। इसको भी आप क्या रिलेटिव कंजक्शन कह सकते हो और रिलेटिव क्या क्लॉज भी कह सकते हो, इस वाली पूरी क्लॉज को, होम वाली को। ठीक है, और ये भी लिविंग के लिए जो यूज होता है और नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, जबकि हु किसकी तलाश करता था? सब्जेक्ट की तलाश करता था। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में ज़रा देखेंगे। ठीक है, जैसे बोला मैंने द बॉय, ठीक है, डैश आई मैट यस्टरडे इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब लड़का, ठीक है, जिससे मैं मिला वो मेरा क्या है? मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, हु, ठीक है, दूसरा हुम, तीसरा विच और दैट। लगा दो एलिमिनेशन मेथड, हु खत्म हो गया क्योंकि सब्जेक्ट आया है। ठीक है, विच और दैट आ नहीं सकते, नॉन लिविंग है, इसलिए क्या बचा सीधा क्या? हुम। समझ में आया? तो जहाँ सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रही हो, तो वहाँ पर अक्सर क्या लगाना है आपको? हुम लगाना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए, जैसे क्वेश्चन आया था CDS में, द बॉय ओवर डैश वॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडेड इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन था हु, ठीक है, हुम, विच और दैट, ये ऑप्शन थे रिलेटिव प्रोनाउन में। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बच्चों ने दिमाग लगाया कि विच और दैट तो आएगा ही नहीं, नॉन लिविंग है ही नहीं है, बॉय की बात रही, लिविंग है, तो दो ऑप्शन बचते हैं, क्या? हु और हुम। अब यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर जो वर्ब आई ना वॉज, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ठोका बिना सोचे समझे हु, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हु नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर है क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर? हुम। तो यहाँ पर हुम कैसे आया है ये चीज़ जाननी है आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि नाउन लिविंग है, उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन आता है, मतलब नाउन लिविंग के पहले क्या आएगा? आर्टिकल, ठीक है, उसके नाउन के बाद में प्रेपोजिशन आया है ओवर। तो अगर वो लिविंग नाउन की बात करता है तो हु, हुम में से केवल क्या आता है? केवल और केवल हुम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हुम का। उसके बाद में आएगी वर्ब, ठीक है, समझ में आ रहा है? वर्ब आएगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ठीक, प्रेपोजिशन वाली। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, द पेंसिल विद डैश यू राइट दिस लेटर इज मिसिंग,
तो यहाँ पे ऑप्शन है हु, हुज, विच और दैट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि दैट विच दोनों ही हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो पेंसिल नॉन लिविंग है, उससे पहले आर्टिकल आया है नो डाउट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आया प्रेपोजिशन क्या, विद। तो यहाँ पर हु तो आना नहीं है, लिविंग है नहीं है, हुज भी नहीं आना है, दो नाउनों के बीच रिलेशन ही नहीं है, एक ही नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंसर है आपका विच। तो इसमें भी कंडीशन है कि द प्लस नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग नाउन और प्लस प्रेपोजिशन, फिर उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आपको लगाना है, क्या क्या लगाना है, ओनली एंड ओनली विच, ठीक है। समझ में आया? फिर सब्जेक्ट ले सकते हैं आप, फिर वर्ब ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है ना ये वाली चीज़? तो आई थिंक आपको होम अच्छे तरीके से समझ में आया। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन को, कि दैट और विच। देखो मैं आपको दरअसल डीपली इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर हम दैट की बात करते हैं ना, तो उसके कई पैरामीटर होते हैं, क्या यूज़ होते हैं। दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम कर लेता है, दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर लेता है, इसको डिटरमाइनर एडजेक्टिव भी बोला जाता है, ठीक है। और दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको पहले ये समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कब करता है। तो सिंपली बात है कि बीच में आएगा या रिलेशन शो करेगा, तभी क्या रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कब करेगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहेंगे, इसको डिटरमाइनर एडजेक्टिव कब कहेंगे। तो ये देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने बोला कि दैट इज़ ए कार, दैट इज़ अ कार, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया किसी ने कि बताओ दैट कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो दैट के बाद में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो दैट के बाद में वर्ब आती है ना, तो सीधे सीधे सिंपल ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर वो दोबारा क्वेश्चन करे कि दैट कार इज़ माइन, कि वह कार मेरी है, तो यहाँ पर जो दैट के तुरंत बाद मेन कार आया है वो वहाँ पर नाउन है, तो वो नाउन को इंडिकेट कर रहा है, कि डिटरमाइन कर रहा है कि वह कार मेरी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कार है वो मेरी है, वो संकेत कर रहा है उसकी तरफ, के इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी कार को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि कार की विशेषता कर रहा है कि बहुत सारी कार हैं, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वह कार मेरी है, ठीक है। किसी ने पूछा कि वो कार किसकी है, कि वह कार मेरी है, तो यहाँ पर ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब इसके तुरंत बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो वहाँ पर ये क्या डिटरमाइनर एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्लियर हो ना सभी को? अब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि द पेंसिल दैट यू गेव मी यस्टरडे इज़ मिसिंग। मतलब मैं कह रहा हूँ पेंसिल जो तुमने मुझे दी थी वो अभी गायब है, ठीक है, गायब है। तो यहाँ पर दैट मतलब एक रिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि उससे पहले क्या है, नॉन लिविंग। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं क्या है, कि पहले तो आ जाता है, दोनों को समझा रहा हूँ, दैट को और विच को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला पहले आ गया अन्न, क्या आ गया, अन्न। अन्न में क्या, लिविंग को छोड़कर सारी चीज़ें आती हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। अन्न प्लस दैट, दैट का मतलब क्या होता है, जो या जिसे, ठीक है। कर्ता कर्म दोनों के लिए यूज होता है। प्लस क्या हो सकता है, दो कैटेगरी बनती है, सब्जेक्ट के होने पर और ऑब्जेक्ट के होने पर। अगर सब्जेक्ट होगा तो आपको पता है क्या आएगी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 आ सकती है, V2 आ सकती है। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के होने पर, मान लो मैंने बोला दिस इज़ अ पेन, तो यहाँ पर दिस हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया क्या, वर्ब, ठीक है, हो गया आर्टिकल, और पेन हो गया हमारा क्या, नाउन। तो ए पेन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस खत्म हो गया। तो ऑब्जेक्ट के होने पर तो फिर दोबारा से क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लेना पड़ेगा, आपको वर्ब लेनी पड़ेगी, ठीक है। वर्ब के बाद में क्या लेना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है, क्या लेना पड़ेगा, वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऐसे ही सेम कंडीशन फॉलो होती है विच के साथ में, कि अन्य प्लस विच, जो या जैसे मीनिंग, और क्या कह सकते हैं, कर्ता और कर्म दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में दो कैटेगरी बनती है, सब्जेक्ट के होने पर और ऑब्जेक्ट के होने पर। तो सब्जेक्ट के होने पर क्या आएगी, वर्ब V1 या V2, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के होने पर फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में वर्ब V1 या V2 फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो एग्जाम्पल देखते हैं।
मैंने बोला दिस इज द पेंसिल, क्या बोला, दिस इज द पेंसिल डैश, ठीक है, यू गेव मी यस्टरडे। तो ऑप्शन दिया मैंने आपको हु, हुम, हुज और विच। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई, सीधी सीधी बात है, तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है, लिविंग के लिए यूज होते हैं, मतलब हुज नॉन लिविंग के लिए भी हो जाता है, लेकिन जो हु और हुम है वो लिविंग के लिए यूज होते हैं। तो दोनों खत्म, यहाँ पर बचा क्या, हुज और क्या आपका विच। तो हुज तो दो नाउन के बीच में रिलेशन बताता है, तो ये भी खत्म। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा विच। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं, पता है क्या, कि यहाँ पर जो पेंसिल है यानी कि अन्य जो शब्द है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद में आया विच, और विच के बाद में आया यू यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद में आया वर्ब V2 गेव, उसके बाद में आया क्या, मी, यस्टरडे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के होने पर है, किसके होने पर, ऑब्जेक्ट होने पर। ठीक है, अब सब्जेक्ट के होने पर समझो कैसे, मैंने बोला द पेंसिल डैश, द पेंसिल डैश लुक्स ब्लैक इज माइन। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दूँ मैं आपको, मैंने बोला आपसे हुज, हुम, दैट, और आपको दे दिया मैंने वॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा, सीधे सीधे आंसर है कि वो नॉन लिविंग की बात कर रहा है, पेंसिल। पेंसिल के तुरंत बाद आपने दैट लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो पेंसिल है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तभी लुक्स वर्ब आई है। क्या ये, लुक्स वर्ब। या तो आप अगर सब्जेक्ट लेंगे तो एक और वर्ब लेनी पड़ेगी फिर आगे आपको। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये समझते हैं, पता है क्या, कि इनकी स्पेशल कंडीशन क्या है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे एग्जाम में, तो ये समझते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि ही इज द ओनली बॉय डैश लुक्स सो स्मार्ट। ऑप्शन है आपके पास में हु, हुम, ठीक है, दैट और आपका विच। मान लो ये ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताओ क्या हो सकता है। तो आप में से ज़्यादातर बच्चे या तो हुम लगा रहे होंगे या फिर हु तो लगा रहे होंगे बाय द वे, ठीक है, और विच और दैट का तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि आप कहेंगे सर नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें आना है सिर्फ और सिर्फ क्या, दैट। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ओनली वर्ड आया है ना उसके अकॉर्डिंग ही दैट लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, दैट। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं उनके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होता है, दैट। तो ये जानते हैं, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आता है, ओनली आता है, सेम आता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, द फ्यू आता है, द लिटिल आता है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं ETC। तो उनके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन ऑल के साथ दोनों कंडीशन है, क्या, हु और दैट लगा सकते हैं। अगर नॉन लिविंग की बात हुई तो वहाँ पर सिर्फ आपको क्या लगाना है, दैट। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि ऑल द मिल्क डैश वॉज स्प्रेड वॉज नॉट माइन, मतलब दूध जो फैला था वो मेरा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ दैट। यहाँ पे मैं हु नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है वो नॉन लिविंग है, मिल्क नॉन लिविंग नाउन हुई। ठीक है, समझ में आया, जिसको अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। तो मैं कहूँ सी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल, मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल डैश क्या, नेवर चीट्स। तो यहाँ पर जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो समझ जाना है आपको क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, दैट। और एग्जाम्पल ले लीजिए कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो अंत भला तो सब भला। समझ में आ रहा है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो एक कहावत है ये तो एक, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया, इसको रूल को अच्छे से मेमोराइज कर लेना, बहुत अच्छा नियम है ये। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट भी है एक। ओके, जैसा कि आप समझ चुके हैं दैट और विच का यूज़, तो आइए समझते हैं वैन का यूज़। ठीक है, तो वैन का मतलब होता है जब, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब काम करेगा ये, और वहाँ पर ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, किसको, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक और बात, टाइम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आपको सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आया सी कुड नॉट टेल द टाइम डैश सी केम।
तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया उसने कि दैट, ठीक है, वॉट, है ना, यहाँ पे दे दिया दैट, वॉट, हुज, इस तरीके से। तो बताइए क्या आएगा तीन ऑप्शनों में से? तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर वैन आएगा। क्या आएगा? वैन, ठीक है, वैन लास्ट ऑप्शन है हमारा। तो वैन आएगा कि मैं वह नहीं बता सकी, वह जब आई, वह जब आई, या फिर कह सकते हैं वह जब आई वह नहीं बता सकी समय, ठीक है। तो यहाँ पर वैन का यूज होगा, लेकिन जो सेंस है वो वॉट से भी बन जाता है, ठीक है, वेयर से भी बन जाता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। देखो कंडीशन क्या है, जैसे कह दिया कि आई डोंट नो डैश सी केम, ऐसे करके आ गया कि मैं नहीं जानता वह कब आई, वह कब आई। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या लग जाएगा, वैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वैन। लेकिन जो वेयर का यूज है थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। तो देखो वेयर का मतलब होता है जहाँ, ठीक है, प्लेस के लिए यूज होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, और प्लेस आ भी सकता है और नहीं भी। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने कहा कि दिस इज द सिटी, तो आपको पता लग गया सिटी कोई प्लेस है, ठीक है। डैश आई लॉस्ट माई फादर, ठीक है, मतलब ये सिटी है जहाँ मैंने अपने पिताजी को खोआ। तो यहाँ आपको इंडिकेट कर रहा है कि सिटी, और सिटी से पहले आर्टिकल दा नहीं भूलें, ठीक है, नाउन से पहले। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता, देखो यहाँ कन्फ्यूजन होगा, आई डोंट नो डैश ही स्टडीज बट ही डज। अब यहाँ पर मैं नहीं जानता वह पढ़ता है ना, लेकिन पढ़ता है। अब हम ये भी कह सकते हैं मैं नहीं जानता जो वह पढ़ता है, ठीक है, लेकिन पढ़ता है। हम ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता वह जहाँ पढ़ता है लेकिन पढ़ता है। हम ये भी कह सकते हैं मैं नहीं जानता वह जब पढ़ता है लेकिन पढ़ता है ना। तीनों सेंस बनने ना, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए आपका। फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप यानी कि वेयर को देंगे। किसको देंगे? वेयर को। लेकिन वैन भी आ सकता है और वॉट भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आना अच्छे तरीके से? आइए समझते हैं क्या किसका यूज़, वॉट का यूज़। किसका यूज़? वॉट। तो वॉट का मीनिंग होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन सकता है कि वर्ब प्लस वॉट, ठीक है, वर्ब प्लस वॉट प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब, यू कैन से। तो आपको ये समझना है कि जो वॉट आएगा जहाँ जो मीनिंग होगा इसका, इससे पहले वर्ब का यूज़ होता है। देखते हैं कि मैंने बोला डू डैश यू वांट, मैंने कहा करो जो तुम चाहते हो, तो डू आ रहा है, वर्ब है, तो उसके तुरंत बाद क्या लगाना है आपको? वॉट लगाना है। क्या लगाना है? वॉट। समझ में आया ना? क्लियर होना है ये वाली चीज़। तो यहाँ पे मैंने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड डैश हिज फादर टोल्ड हिम, ठीक है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे पिताजी ने, मतलब उसके पिताजी ने तुमसे क्या कहा, ठीक है, जो तुमसे कहा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या आएगा? वॉट। अगर हम हिंदी भी नहीं जान पा रहे हैं तो इससे पहले जो आ रहा है वो क्या है? वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अंडरस्टैंड के बाद क्या लगाना है आपको? वॉट लगाना है। क्या लगाना है? वॉट लगाना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, शो मी द थिंग्स डैश यू हैव। तो बताइए, ऑप्शन दे रहा हूँ, वॉट, ठीक है, व्हेन, ठीक है, दैट और हुम। क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको सीधी सी पता है कि हु और हुम तो आने नहीं है, सीधी सीधी बात, ठीक है, और वॉट आना नहीं है। क्यों नहीं आना? क्योंकि यहाँ पे जो थिंग्स है वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए सिर्फ विच और दैट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो विच लगा सकते हैं या फिर दैट लगा सकते हैं। समझ में आई? अब जो लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन बचा है वो बचा है आपका हुज। हुज का हिंदी मीनिंग होता है जिसका, जिसकी, जिसके। इसको यूज करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका यूज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हेवनली बॉडीज को कहते हैं आकाशीय पिंड। दूसरा सिनोनियम है इसका सेलेस्टियल, जो कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। जितने भी ब्रह्मांड में हमारे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं, जैसे सन हुआ, मून हुआ, स्टार हुआ, है ना, एक्सेट्रा, ये सभी क्या कहलाते हैं? हेवनली बॉडीज, ठीक। अब यहाँ पर इनके लिए यूज होता है, लेकिन बेसिक यूज क्या है कि नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में ये रिलेशन स्थापित करता है, यानी कि दो नाउनों के बीच में रिलेशन बताता है। कि जैसे अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूँ आपको कि यह वह लड़का है जिसके पिताजी एक डॉक्टर है,
तो लड़के का जो रिलेशन है उसके पिताजी से है कि नहीं है, तो वो रिलेशन कौन बताएगा, हुज बताएगा। कौन बताएगा, हुज बताएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है सेंटेंस को, और अकॉर्डिंग टू सेंस समझ में आता है। और ग्रामेटिकल जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि दो नाउन के बीच में क्या बताएगा, ये रिलेशन बताएगा। लेकिन एक कंडीशन है भाई कि अगर लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर हुज के बजाय ऑफ विच का यूज होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि जैसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट क्या होगा सर जी, जैसे मैंने पेंसिल कहा लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि गिव मी द पेंसिल, ठीक है, डैश कलर इज रेड, तो आप हुज नहीं लगाना। वैसे है तो दो नाउनों के बीच में रिलेशन, ठीक है, कलर और क्या है हमारा पेंसिल, ठीक है, लेकिन आएगा क्या, ऑफ विच, ठीक है, मतलब मुझे पेंसिल दीजिए जिसका जो कलर है वो क्या है, रेड है, ठीक है। समझ में आया कि ही इज द बॉय डैश, ठीक है, हिज फादर इज अ बैंक मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुज आ जाएगा। मतलब यह वह लड़का है जिसके पिताजी एक बैंक मैनेजर है। जैसे सेलेस्टियल का एग्जांपल लेते हैं, हेवनली बॉडीज का, कि द सन हुज रेज गिव्स अस लाइट, ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज जिसकी किरणें हमें लाइट देती हैं वो पूरब से निकलता है। समझ में आया ना। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको डीपली नॉलेज हुई होगी सारे वर्डों की। तो लाइक करें, शेयर करें और वेट करें थोड़ा सा प्रोनाउन पार्ट 3 के लिए, ठीक है। इसी मैजिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। वॉच पूरा करें, शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आप शेयर करेंगे शायद वो देख ले, उसको अच्छा लगे और वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख ले आपके थ्रू, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।